नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अपनी जो मंजरी है, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका एक बहुत ख़ास पाठ पढ़ने वाले हैं। एक बहुत नई विधा से आपका परिचय कराने वाली हूँ मैं, और वो पाठ है 17वां पाठ। पाठ का शीर्षक है अमरकंटक से डिंडोरी तक। अमरकंटक से डिंडोरी तक, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा शीर्षक है ना। तो ये शीर्षक ही नहीं, ये पाठ भी बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये साहित्य की एकदम अलग विधा है। अभी तक आपने कविताएं पढ़ी, कहानियां पढ़ी, निबंध पढ़ा, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत विशेष विधा है। वो विधा है यात्रा वृत्तांत। अब ये कौन सी विधा है? तो ये जो हमारा पाठ है अमरकंटक से डिंडोरी तक, ये साहित्य की एक बहुत खूबसूरत, बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण विधा है। अमरकंटक से डिंडोरी तक इसका नाम है। आज हम लोग ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आप लोग एक बार घर से थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा। किसने किसने पढ़ी है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। तब तो मुझे लगता है कि जब मैं ये पाठ पढ़ाऊंगी तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पाठ समझ में आने वाला है, क्योंकि जब हम एक बार घर से पढ़ कर आते हैं, एक झटपट अपने पन्ने पलट लेते हैं या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो जब मैम समझाती हैं तब ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आज आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ये पाठ बहुत ही रोचक पाठ है। तो आगे बढ़े। ये पाठ जो है, हम इसमें क्या सीखेंगे आपको पता है? इसमें हम एक यात्रा वृत्त को पढ़ेंगे। यात्रा वृत्त क्या है ये जानेंगे, और इसके बाद हम अपनी यात्राओं का लिखित वर्णन भी कर सकेंगे। और इसको समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। वहीं से आपको समझ में आएगी कि हम यात्रा वृत्तांत को कैसे समझें। तो आप लोगों में से कौन कौन अपने गांव से बाहर गया है? बहुत सारे लोग गांव से बाहर गए हैं। और कौन कौन अपने जिले से बाहर गया है? अरे वाह, बहुत सारे लोग जिले से बाहर गए हैं। तो अपने गांव से बाहर तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अपने जिले से बाहर जाने के लिए तो हमें यातायात का किसी साधन का प्रयोग करना पड़ा होगा। तो आपने कौन कौन से साधन प्रयोग किए? बस, ऑटो, अरे वाह, मोटरसाइकिल, ट्रेन भी, अरे वाह। तो आप लोगों ने अपने घर से, अपने जिले से बाहर जाते हुए यातायात के बहुत सारे साधन प्रयोग किए। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हम इस पाठ को और अच्छा समझ पाएंगे। अगर आप अपनी जो वो यात्रा है, जो आपने अपने घर से शायद कभी हो सकता है पैदल शुरू की हो, या घर से ही आपने वाहन का इस्तेमाल किया हो और फिर आप कहीं गए हों, फिर आप अपनी पूरी उस यात्रा को अगर कहीं पर लिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, मतलब आप समझ गए कि हम जो यात्रा करते हैं उस यात्रा को जब हम कहीं पर विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब हम अपने विषय पर पहुंच चुके हैं कि हम आज एक यात्रा वृत्तांत, बहुत महत्वपूर्ण लेखक का एक यात्रा वृत्तांत पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको इसके लेखक के बारे में बताऊंगी। इस पाठ के लेखक जो हैं वो श्री अमृतलाल बेगड़ जी हैं। अमृतलाल बेगड़ जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं यात्रा वृत्तांत के। और वो सिर्फ लेखक ही नहीं थे, वे स्वयं एक बहुत बड़े चित्रकार भी थे। उन्होंने यात्रा से संबंधित चित्र भी बहुत सारे बनाए हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर के मध्य प्रदेश में
हुआ था। आप लोगों को पता है बच्चों, जबलपुर में एक बहुत सुंदर नदी है, और जबलपुर में ही नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी वो नदी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वो नदी है नर्मदा नदी। तो अमृतलाल बेगड़ जी ने अपने नर्मदा नदी से लगाव के कारण, हम अपने आसपास जो नदियां होती हैं उनसे हमें तो सभी नदियों से लगाव होता है, लेकिन वो नदी जो हमारे आसपास हो, जिसके साथ हम बड़े होते हैं, उससे हमारा लगाव विशेष हो जाता है। तो अमृतलाल बेगड़ जी का अपना नर्मदा नदी के विशेष लगाव के कारण उन्होंने 1800 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा की थी। यात्राएं तो हम लोग बहुत सारी करते हैं, लेकिन पद यात्रा मतलब नदी के किनारे किनारे पैदल 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 धीरे धीरे चलना, जहाँ थक जाना वहाँ ठहर जाना, वहीं खाना बना लेना, वहीं खा लेना, सो जाना, फिर सुबह उठकर चल पड़ना, ये पदयात्रा होती है। तो उन्होंने 1800 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की। लेखन के साथ साथ कला में भी रुचि रखते थे। मैंने अभी बताया ना कि वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। तो श्री बेगड़ जी की नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र प्रदर्शनियों में आमंत्रित और पुरस्कृत हो चुके हैं। तो चूंकि वो लेखक भी थे और चित्रकार भी थे, तो लेखन के साथ साथ उनके बहुत सारे चित्र पुरस्कृत हो चुके हैं। आपको 2004 में साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। 9 जुलाई 2018 में जबलपुर में आपका देहावसान हो गया था। आपकी मुख्य कृतियां क्या हैं? सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। देखिए कितनी ये एक गौर तलब बात है ना, कि उन्हें नर्मदा से इतना प्यार था कि उनको उनकी जो तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, ये तीनों उनकी किस पर आधारित हैं? नर्मदा नदी पर। तो वो उनका पूरा जीवन नर्मदा को ही समर्पित रहा है। अब हम यात्रा वृत्तांत की जो विधा है उससे मैं आपका थोड़ा और परिचय कराऊंगी। मैं बार बार कहती हूँ कि आप कक्षा 8 में हैं, आपके पास कक्षा 9 में साहित्य की एक बहुत बड़ी दुनिया खुलने वाली है, एक विशाल दुनिया खुलने वाली है। तब आपका विधाओं से जो ये परिचय होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ये परिचय, विधा से जो ये परिचय है, ये बहुत काम करने वाला है जब आप इन विधाओं के बारे में जानते रहेंगे। तो यात्रा वृत्तांत में यात्री अपने यात्रा के प्रत्येक स्थान और क्षेत्रों में से उन्हीं क्षेत्रों का संयोजन करता है जो उसे अद्भुत लगते हैं। बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया से उसके हृदय में जो भावनाएं उमड़ती हैं वह उन्हें सरस तरीके से व्यक्त करता है, जिससे शुष्क विवरण भी मधुर और भाव विभोर कर देने वाला बन जाता है। पाठक कल्पना में लेखक के साथ साथ उस जगह की यात्रा पर चल पड़ता है और फिर वह स्वयं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तड़प उठता है। इस विषय में उल्लेखनीय है कि यात्रा साहित्य के लेखक को संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष का मतलब वो किसी का पक्ष न ले, वो जो देखता चले उसे लिखता चले। अन्यथा यात्रा के स्थान पर यात्री के प्रधान हो उठने की संभावना बढ़ जाती है तथा वह अभिव्यक्त यात्रा साहित्य न होकर आत्मचरित्र या आत्मसंस्मरण बन जाता है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। जैसे आप किसी यात्रा में जा रहे हो तो लगातार आप लिखते रहो कि मैं घर से निकला, तो मैं बस में बैठा, तो मैंने टिकट खरीदा, तो मैंने फिर मूंगफली खरीदी, तो फिर मैंने मूंगफली खाई और फिर मैं जाता रहा, फिर मैं वहाँ पहुँच गया, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गया। जब आप इस तरह से लगातार मैं का वर्णन करते रहेंगे तब यह यात्रा वृत्तांत नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि जब मैं घर से निकला तो मैं एक बस में बैठा और बस की हालत बहुत अच्छी थी या बहुत ख़राब थी या बस बहुत आरामदायक थी, हमारे पास के बैठे हुए सहयात्री ऐसे थे और इन सहयात्रियों में ये बातें हो रही थीं, राजनीति पर, धर्म पर किस तरह से चर्चाएं हो रही थी। जब इस तरह से आप लिखेंगे तब वो जो यात्रा वृत्तांत होगा, जो वो वर्णन होगा, वो क्या कहलाएगा? यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। यात्रा वृत्तांत जो
हम लोग हैं वो हमारे अभी 2-3 तरह की ही यात्राएं हैं मुख्य। कुछ धार्मिक यात्राएं होती हैं, ज़्यादातर हम जो हिंदुस्तानी हैं वो धार्मिक यात्राएं करते हैं, क्योंकि हमारे चारों धाम हैं, या बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम धार्मिक यात्राएं करते हैं। कुछ यात्राएं राजनीतिक यात्रा, जैसे दांडी मार्च था, या ऐसे तमाम कुछ यात्राएं होती हैं जो राजनीतिक यात्राएं होती हैं। अब बहुत सारी सामाजिक यात्राएं होती हैं, जैसे प्रदूषण से संबंधित, गंगा के शुद्धिकरण से संबंधित, या नदी के सफाई या नदी के प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी अब सामाजिक यात्राएं भी हो रही हैं, और बहुत सारी व्यक्तिगत यात्राएं भी होती हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। हम ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और उनका भी वर्णन किया जाता है यात्रा साहित्य में। तो अभी तक हम यात्रा वृत्तांत विधा के बारे में समझ रहे थे। हमने जान लिया कि यात्रा वृत्तांत विधा क्या होती है। अब हम आते हैं अपने इस पाठ पर। ये पाठ जो हमारा अमरकंटक से डिंडोरी तक है, जिसमें लेखक नर्मदा के किनारे पैदल यात्रा करते हैं, और पैदल यात्रा करते हुए वो अलग अलग गांवों से गुजरते हैं। वहाँ के जनजीवन की, वहाँ के वनस्पतियों की, वहाँ की संस्कृति की, वहाँ की सभ्यता की बात करते हैं, जो कि वास्तव में एक आदर्श यात्रा वृत्तांत का स्वरूप होता है, जिस तरह से वो इसमें लेखक ने उसको लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो यात्रा शुरू होती है ये अमरकंटक से शुरू होती है। अमरकंटक वो स्थान है जो नर्मदा का उद्गम स्थान है। उद्गम जानते हैं आप लोग? उद्गम वो स्थान होता है जहाँ से नदी पहाड़ से जल स्रोत के रूप में बाहर आती है। जैसे गंगा जहाँ से बाहर आती है, गंगा नदी जो हमारी बहुत पवित्र नदी है, जो बहुत उत्तर भारत का बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, तो गंगा नदी जहाँ से का जो उद्गम है उसे गंगोत्री कहा जाता है। यमुना के उद्गम को यमुनोत्री कहा जाता है। इसी तरह नर्मदा नदी के उद्गम को क्या कहा जाता है बताओ? अमरकंटक। बिल्कुल, क्योंकि ये पाठ जो है अमरकंटक से चल करके डिंडोरी गांव तक की यात्रा का यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने अलग अलग जगहों के बारे में लिखा है। जैसे वो जब चलते हैं तो पहले जो अमृतलाल बेगड़ जी हैं वो लिखते हैं, ये इस यात्रा का दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय मतलब पहले जो उनकी यात्रा थी वो उद्गम की तरफ थी, लेकिन इस यात्रा में वे उद्गम से संगम की तरफ जा रहे हैं। इस यात्रा में अमृतलाल बेगड़ जी किरंगी गांव के बारे में लिखते हैं। किरंगी गांव में पहुंचते हैं तो वहां का एक रोचक प्रसंग लिखते। यही यात्रा वृत्तांत की विशेषता होती है बच्चों, कि रोचक प्रसंगों को, विशेष प्रसंगों को, जिससे जब आप उस जगह को पढ़ रहे हैं, उस यात्रा वृत्तांत को पढ़ रहे हों, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में हमें पता चले और हमारी उत्सुकता बढ़े कि हम भी उस स्थान को जानें, वहाँ पर एक बार जाएं। तो अमृतलाल बेगड़ जी लिखते हैं कि वो किरंगी गांव पहुँचते हैं जहाँ पर आम के पेड़ का ब्याह हो रहा होता है। तो लेखक लिखता है कि चमेली के बेल से आम के पेड़ का विवाह हो रहा था, और उस क्षेत्र में ये परंपरा थी कि अगर पेड़ का विवाह नहीं होगा तो उसका मालिक उसका फल नहीं खाएगा। तो किसी के आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ था जिसमें 2 वर्ष से फल आ रहे थे, लेकिन उसका फल गांव के लोग खा रहे थे, बाकी लोग खा रहे थे, लेकिन जो भूस्वामी था वो उसका फल नहीं खा रहा था, क्योंकि उसका आम के पेड़ का ब्याह नहीं है। ना रोचक प्रसंग? ऐसे ही हर क्षेत्र में बहुत सारी किंवदंतियां होती हैं, लोक जीवन में बहुत सारी लोक परंपराएं होती हैं। तो ये वहां की परंपरा थी कि आम के पेड़ का विवाह किसी भी वृक्ष से, तो वहां चमेली के पेड़ से चमेली की जो लता थी उसके साथ आम के पेड़ का ब्याह हो रहा था, और वो उस ब्याह में पहुंचे और उनको बहुत आनंद आया। उसके बाद वो एक और गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम गारगा कट्टा था। गारमा कट्टा में पहुंचने पर वो पाते हैं कि वहां पर एक लड़की का ब्याह हो रहा था, और लड़की का ब्याह की भावरें पड़ रही थी।
तो उन्होंने देखा कि सब लोग उसके पांव पूज रहे थे पैसे देके। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इस गांव का अतिथि हूं और बेटी का ब्याह हो रहा है, तो बेटी तो हमारी भी हुई, तो उन्होंने भी उसको पैसे देकर पांव पूजे। तो उन्होंने 2 रुपए दिए। तो उस चारों ओर गांव में एकदम हंगामा खड़ा हो गया कि अरे 2 रुपए देकर इन्होंने लड़की का पांव पूजा, जबकि सब वहां 10 दे रहे थे, मतलब 10 पैसे देकर लड़की के पांव। चूंकि ये बहुत पुराने समय की मेल की लिखी हुई कथा है, तब बच्चों 10 पैसे के सिक्के चलते थे, हमारे बचपन में भी चलते थे, मुझे याद है 5 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तो अभी भी कुछ दिन पहले तक चलते थे। तो लोग 10 देकर लड़की के पांव पूज रहे थे। पांव पूजना एक संस्कार होता है विवाह में। तो अमृतलाल वेगड़ जी ने 2 रुपया देकर जब लड़की का पांव पूजा तो पूरे गांव में हलचल मच गई, हंगामा खड़ा हो गया कि एक आदमी, एक यात्री है जो कि लड़की का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जिसको इस पैसे के लौटने की कोई उम्मीद भी नहीं है, वो पैसे 2 रुपए देकर उसने लड़की के पांव पूजे। इस तरह से वो अमृतलाल वेगड़ जी गारमा कट्टा गांव के बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद वो लिखनी गांव पहुंचते हैं, और भी अन्य बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग इस पाठ को जब पढ़े हैं, मैं तो इसको संक्षेप में आपको बता रही हूँ। फिर वो लिखनी गांव पहुंचते हैं तो उनको बहुत प्यास लगी होती है, तो वहां एक स्त्री से वो कहते हैं कि माता जी मुझे पानी पिला दीजिए। तो जब वो पानी पीने के लिए मांगते हैं, वो तो सिर्फ पानी के लिए मांगते हैं, लेकिन वो जो महिला होती है, वृद्ध महिला, वो उनको रोटी देती है। उनको भूख नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ प्यास लगी होती है, वो पानी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उनको रोटी देती है और वो उस रोटी को खाने को मना नहीं कर पाती। कारण लिखते हैं, इस कारण इसमें लेखक ने लिखा है कि उन्होंने इतने वात्सल्य से, इतने प्रेम से, जैसे कोई माता अपने पुत्र को मनुहार करके खाने को कहती है, उस तरह उन्होंने खाने को मुझे रोटी ऑफर की और उसमें शक्कर रख के, शक्कर मतलब चीनी या कोई भी मीठा शक्कर, गुड़ या चीनी, ऐसा मीठा पदार्थ, उन्होंने शक्कर लिखा। अब शक्कर के बारे में मैं बताऊं, कुछ जगहों पर शक्कर को, चीनी को शक्कर कहते हैं, और कुछ जगह शक्कर जो है वो एक गुड़ का बना हुआ चूरा होता है। तो इसलिए इन्होंने अपने उसमें लिखा है शक्कर, मतलब गुड़, चीनी या चीनी से मिलती जुलती कोई चीज रख करके उस वृद्धा ने उनको दी, और इतने मनुहार से, इतने वात्सल्य से भर कर दिया कि वो भूख ना लगी होने के बावजूद उन्होंने वो रोटी खाई और पानी पिया, और फिर वो आगे अपनी यात्रा में, पद यात्रा में आगे बढ़ गए। उन्होंने ये लिखा कि जब वो लड़की के ब्याह में, जहां पर उन्होंने 2-2 रुपए दे के पांव पूजे थे, तो वहां लिखा कि लड़की का ब्याह जो है लड़के के घर में हो रहा था। जैसे हम लोगों के घरों में यहाँ उत्तर भारत में बारात आती है लड़की के घर, और लड़की के घर ही विवाह संपन्न होता है, लेकिन जो जिस क्षेत्र में वहां विवाह हो रहा था, वहां पर लड़की की भांवरे पड़ रही थी। भांवरे मतलब सप्तपदी के 7 फेरे हो रहे थे, लेकिन वो लड़के के घर हो रहा था, क्योंकि लड़की के घर 3 भांवरे पड़ती हैं और 4 भांवरे लड़के के घर पड़ती हैं। अब देखिए, ये यात्रा वृत्तांत की खूबसूरती है कि यात्रा वृत्तांत में अमृतलाल वेगड़ बार बार ये नहीं लिखते हैं, हमारे जो लेखक हैं वो ये नहीं लिखते हैं कि उसने रोटी खाई, मैं चला, मैंने पानी पिया, मैं सोया, मैं जागा। वे लगातार वनस्पतियों के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में लगातार वो जिक्र करते जाते हैं। ये एक सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत एकदम कंप्लीट या परफेक्ट जो यात्रा वृत्तांत है, ये उसकी खूबसूरती है, जिसके बारे में जैसा कि वो इसका पूरा उन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह फिर वो लिखनी गांव से वो डिंडोरी पहुंच जाते हैं, जो उनकी यात्रा का पड़ाव होता है, जो उनकी यात्रा का मुख्य बिंदु होता है, जो अमरकंटक से डिंडोरी, उन्होंने लिखा है ना, अमरकंटक से डिंडोरी तक। तो अमरकंटक से डिंडोरी तक पहुंचते हुए उन्होंने जो देखा, उन्होंने ऋतुओं का भी वर्णन किया है इसमें, कि कहाँ पर बहुत गर्मी थी, कहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी थी, पहाड़ियाँ कैसी थी, ऊंची नीची थी या छोटी बड़ी थी, किस तरह से उन्होंने पूरा जितना भी आसपास देखा, लोक संस्कृति का वर्णन किया है, रीति रिवाजों का वर्णन किया है। बीच में उन्होंने तोताराम का भी वर्णन किया है। एक तोताराम व्यक्ति होता है उसमें, जो एक तोते के सहारे अपना, उसकी 3 बार सगाई होती है, लेकिन किसी वजह से उसकी सगाई टूट जाती है, और फिर वो अपना एक तोता लेकर के अपना उसी के साथ वो रह रहा होता है। तो इस तरह उन्होंने बहुत
अपनी यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये डिंडोरी पहुंचकर उनकी यात्रा समाप्त होती है। समाप्त तो नहीं होती, उन्होंने बहुत लंबी नर्मदा के किनारे तक उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा की थी, लेकिन हमारा पाठ डिंडोरी पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसमें आए हुए थोड़े से अपरिचित शब्दों से अपना परिचय बढ़ाएंगे। परकम्मावासी, मुझे लगता है कि छठी, सातवीं, आठवीं से पढ़ते हुए परकम्मावासी शब्द हमने कहीं भी प्रयोग नहीं किया होगा। परकम्मावासी शब्द जो है थोड़ा सा मालवी मध्य प्रदेश की लोक बोली का शब्द है जो परिक्रमा से बना है। नर्मदा नदी, हमारे यहाँ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमारी बहुत सारी यात्राएं धार्मिक यात्राएं होती हैं। धार्मिक यात्राओं में मंदिरों की, कई बार कई पूजा के स्थानों की, नदियों की परिक्रमा की जाती है। तो जो परिक्रमा करने वाले लोग होते हैं उनको हिंदी में परिक्रमावासी कहते हैं, लेकिन इसमें परकम्मावासी, तो परकम्मावासी का मतलब है प्रत्येक वर्ष नदी की परिक्रमा करने वाले जो लोग थे उनको परकम्मावासी कहा जाता था। प्रत्येक वर्ष नदी की परिक्रमा करने वाले लोग कौन थे? वे परकम्मावासी थे। ऐसे ही तनवंगी, तनवंगी का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाली। ज्यादातर ये शब्द स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पाठ में इसके लेखक ने इसका प्रयोग नदी के लिए भी किया है, क्योंकि नदी भी कभी बहुत चौड़े पाट की हो जाती है, कभी बहुत संकरे पहाड़ों के बीच में बहुत पतली हो जाती है, कभी उसका पाट चौड़ा हो जाता है। तो जहां पर नदी एकदम पतली हो जाती है पहाड़ों के बीच में, वहां पर उसके लिए लेखक ने तनवंगी शब्द का प्रयोग किया है। वैसे किसी लड़की को भी, किसी स्त्री को भी तनवंगी कहा जा सकता है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो मतलब किसी दुबले पतले शरीर वाली स्त्री को भी तनवंगी कहा जाता है। वनाच्छादित, वनाच्छादित का अर्थ है जंगल से घिरा हुआ, चारों ओर जंगल से घिरी हुई जो जगह होती है उसे वनाच्छादित कहा जाता है। दस्सी दस्सी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 10-10 पैसे सब लड़की के पांव पूज रहे थे, तो वही दस्सी दस्सी का मतलब 10-10 पैसा। लहुरा, लहुरा शब्द भी लोक भाषा का शब्द है जो अवधी में भी इस्तेमाल होता है, भोजपुरी में भी इस्तेमाल होता है, और मध्य प्रदेश की भी जो लोक बोलियां हैं वहां पर लहुरा शब्द इस्तेमाल होता है। लहुरा का अर्थ है छोटा। श्रीहीन, श्रीहीन का अर्थ है शोभा रहित। श्री जो है लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है, तो किसी में श्री का ना होना मतलब तेज का ना होना, ओज का ना होना या शोभा रहित होना, उसे श्रीहीन कहा जाता है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। कोई बताएगा कि नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा? कोई बताएगा? हाँ, बिल्कुल, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय इसलिए कहा क्योंकि उसके पहले की जो यात्रा थी वो उद्गम की तरफ थी, और यह जो यात्रा है ये संगम की तरफ है, इसलिए लेखक ने इसे नया अध्याय कहा। लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उसे लिखिए। मैंने अभी बताया था, बताया है ना? क्या क्या बताया है? हाँ, भांवरे पड़ रही थी, पांव पूजे जा रहे थे, सब लोग दस्सी दस्सी देकर लड़की के पांव पूज रहे थे, लेखक ने 2 रुपया देकर पांव पूजा। ये सारी विवाह से संबंधित घटनाएं हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। लिखनी गांव पहुंचने पर लेखक ने न चाहते हुए भी रोटी क्यों खा ली? क्यों खा ली? वेरी गुड, इसलिए खा ली क्योंकि उस बूढ़ी स्त्री ने बहुत स्नेह से, जैसे माँ अपने बच्चे को मनुहार करके खिलाती है, ऐसे ही वो बूढ़ी स्त्री उसको उतना मनुहार करके खिलाई कि वो भूख न होने के बावजूद उसने रोटी खा ली। किसने खा ली? लेखक ने। लेखक ने भूख न होने पर भी रोटी खा ली। यात्रा वृत्तांत में आए हुए स्थानों की सूची बनाएं। अभी हमने बताया ना आप लोगों को कि कहां कहां पहुंचा था वो लेखक, कौन कौन से गांव में, जिस गांव में शादी हो रही थी
जिस गांव में आम का ब्याह हो रहा था, जिस गांव में तोताराम मिला था, जिस गांव में बूढ़ी ने रोटी खिलाई थी, जिस जगह पर इस यात्रा की समाप्ति होती है, उन सारे स्थानों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ये सूची आपको बनानी है। जिन जिन बातों का मैंने जिक्र किया, जिन जिन स्थानों का जिक्र किया है पाठ में, उसकी आप एक अलग से सूची बनाएंगे। अब यह है व्याकरण की समझ। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग करें। अब जैसे यह है ना गिरते पड़ते, ऐसे ही इक्का दुक्का वाक्य का प्रयोग करना है आपको। कर लेंगे ना? बिल्कुल। दस्सी दस्सी का वाक्य प्रयोग तो हमारी किताब में भी है कि लड़की के पांव सब दस्सी दस्सी देकर पूज रहे थे। हरे भरे भी बहुत है। जंगलों के लिए, बागीचों के लिए, पार्कों के लिए हम हरे भरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप वाक्य खुद बनाएंगे, ठीक है। आमने सामने, ये शब्द भी बहुत आसान है। हम लोग आमने सामने बैठे हैं, हम और आप, तो इस शब्द का भी प्रयोग आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। अद्भुत आकर्षण में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण शब्द ढूंढकर लिखें। ये भी आपको करना। विशेषण जानते हैं ना, जिस शब्द से किसी की विशेषता पता चलती है। जैसे आकर्षण तो था, आकर्षण तो गुण है, अद्भुत आकर्षण तो ये विशेषण शब्द है। इससे आपको पाठ में से 5 विशेषण शब्द छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। गंगा की कोई एक पर्यायवाची बताइए। भागीरथी, बिल्कुल। इसी तरह नदी, पर्वत, बेटी, इनके आपको पर्यायवाची अपनी पुस्तक से ढूंढकर लिखने हैं। यह है भाषा की समझ, भाषा की सुंदरता। जब कोई भी लेखक लिखता है तो वो अपनी भाषा को सजाता भी है, उसकी सजावट करता है। तो ये इस तरह के तमाम अलंकारों की, तमाम तरह की ऐसी शब्दों के साथ खेलता है, शिल्प गढ़ता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्जवल और कोमल होती है। इसमें नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ में से चुनकर लिखिए। जब आप पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कवि ने एक नदी की तुलना बहुत बार अलग अलग तरीके से की है। जैसे मैंने अभी एक शब्द बताया था, याद कीजिए, तनवंगी। तनवंगी का मतलब दुबले पतले शरीर वाली। मैंने कहा था स्त्री के लिए, दुबले पतले शरीर वाली स्त्री के लिए भी तनवंगी इस्तेमाल होता है। तो लेखक ने यहाँ पर नदी को तनवंगी कहा है, जहां पर वो अपनी धारा में पतली हो जाती है। तो इसी तरह लेखक बार बार नदी की तुलना अनेक प्रकार से करता है। कभी वो उसे नवजात शिशु की तरह धवल निर्मल कहता है, कभी तनवंगी कहता है। इस तरह के अन्य वाक्य भी आपको पाठ से चुनकर बनाने हैं और लिखने हैं। अब हम आते हैं लिखने पर। हमें क्या क्या लिखना है। मैंने आपको इस विधा के बारे में बताया है। यदि आपको किसी लंबी पैदल यात्रा में जाना हो तो आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, कृपया सूची बनाइए। लेखक ने इसमें पूरी लंबी पैदल यात्रा की है, तो अब आपको इस बात की सूची बनानी है कि आप पैदल यात्रा में क्या क्या लेकर जाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, ट्रैकिंग करते हैं और बहुत सारी लंबी यात्राओं में जाते हैं, तो लंबी यात्राओं में बहुत कम छोटे बैग्स लेते हैं और ब्यूटेन सिलेंडर लेते हैं, जिसको आप जलाकर कहीं भी खाना, छोटे बर्तन लेते हैं, कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं, बहुत कम कपड़े लेते हैं। लंबी पैदल यात्रा में हल्के बैग के साथ यात्रा करते हैं। अपनी स्मृति से अपनी पहली यात्रा का संक्षिप्त वृत्तांत लिखें। मैंने तभी पूछा था ना, तो
तो जो पहली यात्रा आपने की हो उसका संक्षिप्त वृत्तांत लिख करके आपको लाना है। अब बच्चों, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी हो तो उसका नाम और उसका उद्गम स्थल वह कहां तक जाती है, इसके बारे में अपने आसपास के बुजुर्गों से जानकारी करके अवश्य लिखें। देश के अतिरिक्त विदेश की भी यात्रा होती है। विदेश की यात्रा के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, अपनी कार्यपुस्तिका में सूची बनाएं। जैसे वीजा, पासपोर्ट, इनकी जरूरत होती है ना विदेश यात्रा के लिए, तो इनकी सूची अवश्य बनाएं और आपको इससे पता भी चलेगा। अब ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारी नदियां निरंतर प्रदूषित हो रही हैं, उनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। तो शिक्षक की मदद से आप लोग चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। हम लोग कल क्लास में इस पर चर्चा करेंगे या अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों प्रदूषित हो रही हैं और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने यात्रा वृत्तांत विधा को समझा, यात्रा वृत्तांत को पढ़ा बहुत रोचक प्रसंग की तरह से। आपने यात्रा वृत्तांत लिखेंगे भविष्य में जब भी यात्राएं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले नए पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।